हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट एज फॉर यू। तो चलिए हम ऑप्टिक्स के अगले क्लास के लिए आए हुए हैं। तो इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे, तो इसके पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर और रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे ना। अब इससे अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। और जैसा कि आप पीछे के मतलब 10th में भी थोड़ा अपवर्तन के बारे में आप पढ़े हैं, तो इसमें क्या होता है, तो ये कहता है कि ये जैसे मान लें आपका दो मीडियम है, एक को हम लोग कहते हैं रेयर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब क्या होता है, विरल माध्यम, विरल माध्यम। और दूसरा को हम लोग कहते हैं डेंसर मीडियम। तो ये आपका हो गया डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब होता है सघन माध्यम, सघन माध्यम। क्लियर? तो ये कहता है कि जब आपका रे ऑफ लाइट, तो रे ऑफ लाइट इस तरीके से कि अगर आपका कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो अगर ये सीधी जाती तो इस तरीके से जाती, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये इस तरीके से मुड़ जाती है, इस तरीके से मुड़ जाती है। इसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, इसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर? तो ये कहता है कि when light ray moves from one medium to another medium, then it bends from its original position. Then it bends from its original position. This phenomenon is called refraction of light. This phenomenon is called refraction of light. Clear? तो ये कहने का मतलब हुआ कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो यह अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर? तो चलिए ये पीछे का भी पढ़ा हुआ है और समझ ही गए होंगे। दूसरा इसमें होता है कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो ये क्या होता है, मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर झुक जाती है। क्लियर? और जब हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं, तो इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है कि when light ray
moves from rarer medium to denser medium, rarer medium to denser medium. It moves towards the normal. It moves towards the normal. कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जस्ट ये आपका फिगर रहा फर्स्ट लाइन का, और सेकेंड लाइन आपका होगा कि व्हेन लाइट रे moves from denser medium to rarer medium, it moves away from normal. It moves away from normal. क्लियर? कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। जैसे आप देखें यहाँ पर, तो ये आपका रेयर मीडियम है और ये है आपका डेंसर मीडियम। तो जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इस तरीके से ये यहाँ से चलेगी, तो ये क्या होती है, ये इस तरीके से दूर चली जाती है और यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, और दूसरा आर क्या है आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो निश्चित समझ गए होंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो यह अपने ओरिजिनल पथ से, मतलब अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है। तो वास्तविक पथ से मुड़ती है, इसकी प्रक्रिया को, इस फेनोमेनन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दूसरा होता है जब ये रेयर से डेंसर में जाती है तो मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर में जाती है इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। बाकी आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसा आप पहले के डेफिनेशन में पढ़े हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, कि एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। क्लियर? तो चलिए आप इसको लिखें, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके, कंप्लीट, रब कर दें।
चलिए इसके बाद आपका आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसे हम लोग कहते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, क्लियर। तो जिस तरीके से आप देखे थे वहां पर कि जस्ट था ये आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ये रेयर हुआ और ये क्या हुआ आपका डेंसर, क्लियर। और इस तरीके से ये लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ये क्या होगा, मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, और ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर। तो इस तरीके से पहला लॉ तो सेम ही है, जैसा कि हम लोग पहले लिखे हुए हैं कि द इंसिडेंट रे, refracted ray and normal lie in the same plane, कहने का मतलब हुआ कि आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब एक तल में होते हैं। मतलब हुआ कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक तल में होते हैं। सेकेंड, तो सेकेंड आपको कहता है sin i by sin r it is equal to mu। sin i by sin r it is equal to mu। ना यहां से देखें तो ये कहता है कि the ratio of sin of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of medium, क्लियर। चलिए बहुत आराम वाली चीज है। कहता है किसी जोड़े माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, साइन का मतलब क्या होता है, ज्या। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है, ठीक है। तो जैसे देखें हम लोग किधर से किधर जा रहे हैं, 1 to 2। अगर इस रेडियन को हम एक मीडियम मान लें और इसी दूसरा मीडियम मान लें, तो इस तरीके से हम कहां से कहां जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं 1 से 2 में। तो इसे हम लोग लिखते हैं कि इट इज sin i by sin r, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण की ज्या, बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण की ज्या। तो ये क्या होता है आपका, हम किधर से किधर जा रहे हैं, तो 1 mu 2, मतलब 1 से 2 में जा रही है। बात का ध्यान दें, किधर से किधर जा रहे हैं, 1 से 2 में जा रहे हैं। और जब आप 1 से 2 में जा रहे हैं तो ये हो जाता है आपको mu 2 by mu 1, जहां पर ये mu 2 क्या और mu 1 क्या है, कि वह mu 1 and mu 2। तो mu 1 mu 2 क्या है, तो इसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 and 2, मतलब माध्यम एक और दो का, माध्यम एक और दो का अपवर्तनांक, माध्यम एक और दो का अपवर्तनांक। बाकी हम आगे देखेंगे कि जैसे अगर हम लोग यहाँ पर मान लें कि ले μ1 इज इक्वल टू 1 एंड μ2 इज इक्वल टू म्यू मान लें, तो ये आपको आ जाएगा sin i बाय sin r इट इज इक्वल टू म्यू। और इसे ही हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, तो इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल का नियम। अब बात आती है कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ स्नेल लॉ के बारे में पूछा जाए तो फिर हमें पहले लॉ को लिखने का कोई जरूरत नहीं है। बात समझ गए? तो sin i बाय sin r इट इज इक्वल टू म्यू, इसे हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्लियर? दूसरा एक चीज का ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि दिस इज sin i बाय sin r इज इक्वल टू 1 μ2। 1 μ2 का मतलब हुआ कि हम लाइट रे जो है, प्रकाश किरण, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। क्लियर? तो चलें इसको भी राइट कर लें। ओके, कंप्लीट। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट, इससे आगे का आप देखते हैं हम लोग। तो ये हुआ आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और चलिए बहुत आराम वाला चीज है, इजी चीज है, इजी रूप में पढ़े, इजी रूप में समझे और इजी रूप में ही आपका इस टॉपिक का सारा वर्क हो जाएगा। ओके, तो ना इससे आगे हम लोग चलते हैं। कभी आपने एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम सुना जिसका नाम क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, की ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इसे म्यू या एम से भी डिनोट किया जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक। क्लियर? अब ये किसको कहते हैं हम लोग? तो अपवर्तनांक हम लोग कहते हैं कि जैसे आप देखें, हम यहाँ पर म्यू से डिनोट करेंगे, तो म्यू इज इक्वल टू सी भी, कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? तो ये आपका म्यू इज इक्वल टू होता है सी बी बाय सी एम। सी बी बाय सी एम। सी बी बाय सी एम का मतलब होता है सी भी, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, मतलब हवा या निर्वात में वेलोसिटी ऑफ लाइट और मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट, दोनों के रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका होगा द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, velocity of light in air or vacuum to the velocity of light to the velocity of light in medium. Velocity of light in medium is called रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? तो इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, मतलब हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में
प्रकाश के वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर? तो चलिए इससे हमें पता चल जाता है। तो ये यहाँ पर म्यू इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू इक्वल टू लिख सकते हैं कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम। इट मीन CV। इसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं? CV से। और ये आपका होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इट इज इक्वल टू Cm। तो हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो डायरेक्ट हमें ये एक फार्मूला बन जाता है, इट इज इक्वल टू CV/Cm, CV/Cm। क्लियर? तो ना देखें कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर यूनिट और डायमेंशन की बात करें तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट दोनों का रेशियो कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा कि ये आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है कि इट इज ए डायमेंशन लेस, इट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसका मतलब होता है यह एक विमाहीन राशि है। सेकेंड, जैसा कि आप देखें कि ये किस पे डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, यह माध्यम पर, यह माध्यम पर निर्भर करता है। क्लियर? तो यह माध्यम पर निर्भर करता है। अगर हम एयर का बात करें तो एयर का अपवर्तनांक जिसे हम μA से डिनोट कर रहे हैं, तो μA इक्वल टू कितना होगा? 1। मतलब अगर हम एयर और वैक्यूम का बात करें तो एयर और वैक्यूम का म्यू का वैल्यू कितना होगा? 1। बात समझ रहे हैं? इट इज 1। नेक्स्ट अगर आप देखें कि अगर हम लोग ग्लास का बात करते हैं तो फॉर ग्लास चलिए μg, तो μg का वैल्यू होता है 3/2, या हम लोग क्या ले सकते हैं? 1.5। क्लियर? नाउ चलिए वाटर, तो ये आपका हुआ वाटर, और वाटर का म्यू का वैल्यू 4/3 होता है, या इसे आप 1.33 ले सकते हैं, 1.33 ले सकते हैं ना। देखें डायमंड, तो डायमंड का मतलब क्या होता है? हीरा। तो डायमंड का आपका म्यू डी का मान होता है 2.42, और ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है। मतलब अगर बोला जाए कि नहीं सबसे मैक्सिमम, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 2.42। और अगर मिनिमम वैल्यू बोला जाए तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? इट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब एक चीज और भी हो सकता है, मतलब म्यू का मान 1 से कम नहीं हो सकता, म्यू का मान 1 से कम नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं? तो चलिए इसको भी याद रखेंगे कि म्यू का वैल्यू सबसे कम एयर और वैक्यूम के लिए होता है, और एयर और वैक्यूम के लिए आपका 1 होता है। अगर ग्लास का बात करें तो ग्लास के लिए 3/2 होता है और 1.5 होता है। अगर वाटर का बात करें तो वाटर के लिए 4/3 और 1.33 होता है। और डायमंड का बात करें तो ये 2.42, तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। क्लियर? तो चलिए यहां तक आप उम्मीद तो अच्छी तरीके से समझे होंगे। क्लियर? चलिए राइट करें। ओके, चलिए
रब करना है। ना इससे आगे के टॉपिक पर अगर हम बात करें तो एक चीज होता है कि रियल डेप्थ। ये रियल डेप्थ क्या है? तो इसे हम लोग कहते हैं रियल डेप्थ। तो चलिए रियल डेप्थ को आरडी से डिनोट करेंगे। और रियल डेप्थ का मतलब होता है वास्तविक गहराई। वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई का मतलब होता है कि किसी भी चीज की माध्यम की जो एक्चुअल डेप्थ है उसे ही हम रियल डेप्थ कहते हैं, उसे ही रियल डेप्थ कहते हैं। जैसे अगर आप मान लें कि किसी बकेट में अगर 50 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है तो रियल डेप्थ कितना हुआ? 50 सेंटीमीटर। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 5 mm थिक ग्लास से देख रहे हैं तो रियल डेप्थ कितना हुआ? 5 mm। क्लियर? बात समझ गए होंगे। तो किसी भी चीज को जितने मीडियम, एक्चुअल डेप्थ ऑफ द मीडियम, तो ये आपको कहता है कि द एक्चुअल डेप्थ, of the medium, actual depth of the medium is called its real depth, is called its real depth। किसी माध्यम की एक्चुअल डेप्थ को ही वास्तविक गहराई कहते हैं। वास्तविक गहराई कहते हैं। चलिए, कहीं बहुत बड़ी बात नहीं है ना। देखें, अगर इसके बाद आपको आता है एपरेंट डेप्थ को ए डी से डिनोट करेंगे और इसका मतलब होता है आभासी गहराई। तो ये कहता है कि जब आपका लाइट रे रिफ्रैक्शन के कारण, कि जैसे अगर मान लें कि किसी बकेट में पानी भरा हुआ है, जब आप उसमें सिक्का डालते हैं तो क्या होता है? सिक्का ऊपर उठा हुआ नजर आता है। या किसी पानी से भरे हुए बकेट में अगर किसी रॉड को आप डुबा दें तो रॉड क्या होता है? रॉड मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये सब सारे काउज किसके हैं? रिफ्रैक्शन के हैं। तो रिफ्रैक्शन मतलब ये कहता है कि बाद में रिफ्रैक्शन के बाद जो हाइट हमें प्राप्त होती है उसे हम एपरेंट डेप्थ कहते हैं। क्लियर? बात समझ गए होंगे। तो ये कहता है द हाइट ऑफ द मीडियम, द हाइट ऑफ द मीडियम which appears, the height of the medium which appears after refraction, is called apparent depth, ठीक है? कहता है माध्यम की वह गहराई जो अपवर्तन के बाद प्राप्त होती है। माध्यम की वह गहराई जो अपवर्तन के बाद प्राप्त होती है उसे आभासी गहराई कहते हैं। क्लियर? तो चलिए, यहां तक उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाता है कि इस चीज को हम लोग 10th में भी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। सारी चीज को तो अच्छी तरीके से पढ़ें। नेक्स्ट में हम लोग दोनों के बीच रिलेशन स्थापित करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। चलिए, तब तक के लिए अच्छी तरीके से पढ़ें, लिखें और समझें, मतलब समझने की कोशिश करें। और जब कोई समझने की कोशिश करता है तो उस चीज को समझ जाता है। क्लियर? ओके, तो ये आपका था। इसके बाद
इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।